कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे करंट रेशो की और कुछ करेंगे क्विक रेशो की। एक्सरसाइज को करना आपका काम है। एक्सरसाइज में अगर जैसे मान लिया मैंने आज आपको सॉल्वेंसी रेशो और करंट और क्विक के इलस्ट्रेशंस करा दिए, आप घर में जाकर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, इलस्ट्रेशन करेंगे, जो डाउट होंगे यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास। इसमें ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें लिखा रहता है कि एक ट्रांजेक्शन है, उसका करंट रेशो में क्विक रेशो में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो मैं लेके चलूंगा सबसे लास्ट में, जब हम लोग सारी रेशो पूरी कर चुकेंगे। और उसका एक अलग से हैंड आउट है जिसमें मैंने सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू ट्रांजेक्शंस एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच एंड एवरी रेशो कंपाइल कर रखा है। 4 या 5 पेज का डॉक्यूमेंट है वो। फ्री पॉसिबल ट्रांजेक्शन्स मैंने डाली हुई है उसके अंदर। दैट विल डिस्कस एट द एंड। क्योंकि तब तक हमारे पास क्या थी, क्या वो भी बांट रहा, वो भी दिया नहीं मैंने ना, मैंने नोट्स अभी दिए क्योंकि स्टिल वी आर इन द प्रोसेस ऑफ। मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा, अभी दिखेगा आपको मॉडिफिकेशन। जो मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था उससे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैंने कर दिया। अब आइए देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास है, टोटल लायबिलिटी में कह रहा है अदर देन शेयर होल्डर फंड। अदर देन शेयर होल्डर फंड, और आपको अच्छे से मालूम है कि एक बढ़िया सी चीज के बारे में हम हमेशा बात करते हैं। व्हाट इज दैट? ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन किसके बराबर है? एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं उसको। शेयर होल्डर्स फंड बोला। और शेयर होल्डर फंड के और बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं? इसको इक्विटी भी बोला जाता है। ठीक है जी। इसको प्रोप्राइटर्स प्रोप्राइटर्स फंड भी बोला जाता है। प्रोप्राइटर्स फंड भी बोला जाता है। और इसको नेटवर्थ भी बोला जाता है। इन नामों से पुकारा जाता है इसको। अभी रेशो पढ़ेंगे आगे, एक ही रेशो के तीन तीन चार चार सिनोनिम्स है, सीयूटी में उसी पर क्वेश्चन बन जाता है ये। और प्लस हमने क्या बोला यहाँ पर? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज, और वो भी कौन सी वाली? एक्सटर्नल वाली। एक्सटर्नल वाली। अभी एक क्वेश्चन देखेंगे आपको दिखेगा, उसने टोटल लाइबिलिटीज लिया हुआ है लेकिन उसे एक्सटर्नल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और इस लाइबिलिटी के दो कंपोनेंट हमने बोले थे आपके पास, क्या क्या हो जाते हैं? नॉन करंट नॉन करंट लाइबिलिटी बनेगा, और क्या बनेगा? करंट लाइबिलिटी बनेगा। इस तरफ एसेट्स के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, कौन से? नॉन करंट एसेट्स बनेगा और करंट एसेट्स बनेगा। ठीक है जी। अब आपसे कह रहे हैं कि क्या? टोटल लाइबिलिटीज अदर देन शेयर होल्डर फंड। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल लाइबिलिटी तो ये होती है, यहां मैं लिखता हूं अगर, क्या? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। तो हमारी बात तो बिल्कुल ठीक है, टोटल लाइबिलिटी से तो है। ये इंटरनल है, वो एक्सटर्नल है। इस टोटल लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड हटा दो तो मेरे पास बचता क्या है? टोटल लाइबिलिटी एक्सटर्नल बचती है। तो जरा देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है। हमारे क्वेश्चन में लिखा है टोटल लाइबिलिटी अदर देन शेयर होल्डर फंड। ठीक है जी, कितनी है? 325। और लॉन्ग टर्म डेट, तो मुझे मालूम है कि जो टोटल लाइबिलिटी होती है वो किसके बराबर होती है? टोटल लाइबिलिटी किसके बराबर है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जो कि किसके बराबर है? नॉन करंट और करंट लाइबिलिटी के बराबर। अब टोटल लाइबिलिटी हमारे पास क्वेश्चन में कितने की दे रखी है? नहीं दे रखी है। दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है। ठीक है, इसका जरूरत ही नहीं है, इसका इस्तेमाल ही नहीं करना है हमें तो सिर्फ किसका इस्तेमाल करना है? इस वाले का। ये हमारे पास है एक्सटर्नल लाइबिलिटी वाला कंपोनेंट। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितने की दे रखी है आपके पास? 3,25,000 की दे रखी है। ठीक है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक को बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, एक को बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। करेक्ट। इसमें से हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट कितने का दे रखा है? 2,50,000 का दे रखा है, प्लस करंट लाइबिलिटी। तो क्या मैं करंट लाइबिलिटी निकाल सकता हूँ? कितने का है करंट लाइबिलिटी? ये देख लीजिए कितने का है, 75,000 का आ गया। करंट लाइबिलिटी निकला आपके पास। वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है भाई? वर्किंग कैपिटल किसके बराबर है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। इसमें से वर्किंग कैपिटल आपके पास गिवन है कितने का? 1,50,000 का। करंट लाइबिलिटी आपका 75,000 का, तो क्या निकल आया? करंट एसेट्स। एंड यू गॉट योर रेशियो एज वेल। आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ एक चीज और देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है लेकिन वो बहुत बहुत पहले आएगा। प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है ये, मतलब बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन। कंपनी के पास करंट एसेट्स 3 लाख की थी, करंट लाइबिलिटी 140 की थी। उसने क्या करा? 20,000 की गुड्स क्रेडिट में खरीद ली। अब आप एक बात समझिए, अगर मैं गुड्स क्रेडिट में खरीदूंगा तो उसका इम्पेक्ट क्या जाएगा? उसका इम्पेक्ट ये जाएगा, क्रेडिटर नाम की करंट एसेट्स बढ़ेगी और क्रेडिटर नाम की करंट लायबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर विल इंक्रीज बाय सेम कंपोनेंट।
आपके सामने करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, दिस इज 3 लाख, दिस इज 140। आपने 20,000 रुपए का स्टॉक खरीद लिया। अगर आप 20,000 रुपए का स्टॉक खरीदते कैश में तो क्या होता, +20 और -20, रेशो में कोई चेंज ही नहीं होता। लेकिन आपने क्या किया, 20,000 रुपए का गुड्स यानी कि स्टॉक खरीद लिया और क्रेडिट में खरीदा। एज अ रिजल्ट क्या एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कैश विल इंक्रीज, क्रेडिटर विल इंक्रीज। तो न्यूमरेटर भी इंक्रीज होगा 20,000 से और डिनोमिनेटर भी इंक्रीज होगा 20,000 से। और जब आप रेशो निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2:1 हो जाएगी। दैट इज योर आंसर। ठीक है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि रेशो है 2:1 और हम चाहते हैं कि ये रेशो 3:1 बन जाए। तो ऐसा करने के लिए क्या मुझे गुड्स खरीदनी पड़ेगी उधार में, या कितनी लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आगे आएंगे देखिए। तो आई थिंक दिस इज नॉट वर्दी टू डिस्कस हियर। यहाँ आ जाता है देखिए, करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी 1 लाख थी, इसकी करंट रेशो 2.5:1 है। इस बंदे ने क्या कर दिया, 25,000 के क्रेडिटर पे कर दिए। तो जो क्रेडिटर पे करे जाते हैं वो तो कैश में पे करे जाएंगे ना। ऐसा तो होगा नहीं कि क्रेडिटर के बदले में आप अपनी कोई मशीनरी प्लांट गिरवी रख दें, ऐसा भी नहीं होता। इट्स अ कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन कि इफ वी आर गोइंग टू पे क्रेडिटर तो इधर विल पे थ्रू कैश और विल पे थ्रू बैंक। और कैश और बैंक दोनों ही करंट का पार्ट होते हैं। तो आप देखेंगे क्या होगा, करंट एसेट्स 2,25,000 डिवाइडेड बाय कितना, 75,000 बोला। करंट रेशो यहाँ 3:1 आई है। और वर्किंग नोट ये नई वाली निकल कर आई है, पुरानी क्या थी आपके पास वो देखिए कैसी थी। इलस्ट्रेशन नंबर कितना बोले हम लोग इसको, 14 है। इलस्ट्रेशन 14 देखिए, आपके पास करंट रेशो बराबर है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अगर आपको शॉर्टकट लगाना है तो इतना शॉर्टकट लगा लेना, लेकिन CACL मत लिखना, बेकार हो जाता है। उसके पास क्वेश्चन में क्या वैल्यू गिवन है ऑलरेडी आपके पास, वैल्यू गिवन इज 2.5:1। 2.5:1 है ये वैल्यू। और क्या दे रखा है कि उसके पास करंट लायबिलिटी 1 लाख की थी, करंट एसेट्स हमें पता नहीं है। ठीक है जी, करंट लायबिलिटी 1। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला इसने, ऐसा करता हूँ मैं, अगर करंट एसेट्स मुझे मालूम नहीं है क्या है, लेकिन करंट लायबिलिटी मुझे मालूम है 1 लाख की है, तो क्या हो जाएगा 2.5:1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या निकल कर आता है, करंट एसेट्स जो है वो कितने की है, 2.5 इंटू 1 लाख की है। सो व्हाट इज माई वैल्यू हियर, ये हटा के 10 लिख दिया, यहाँ से 10 से ये कट गया तो कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 25, कितना आ गया, 2,50,000, ये आ गया। तो मेरी करंट रेशो जो है ओरिजिनली वो क्या है, वो है 2,50,000 अपॉन में 1 लाख। अब हमने क्या किया, हमने 25,000 का क्या पे कर दिया, क्या करा 25,000 का, देखिए क्वेश्चन करे ना, हमने क्या कर दिया, क्रेडिटर पे कर दिया। जब मैं क्रेडिटर पे करूंगा तो मेरा कैश कम होगा और साथ साथ मेरी करंट लायबिलिटी भी कम होगी। देखिए ऐसा करके ऊपर वैल्यू आ जाएगी 225 और नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75। तो ये अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, 3/1 आता है। नहीं, आंसर 3:1 आ गया। तो इससे हम एक नया लेसन भी सीखते हैं, अगर ऊपर और नीचे सेम रेशो में प्लस होता है तो रेशो क्या होती है, डिक्रीज होती है, पिछला क्वेश्चन था। और अगर ऊपर नीचे हम माइनस करते हैं सेम अमाउंट से तो रेशो क्या होती है, इंप्रूव होती है। लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी हैं। वो एक्सेप्शन मैं कब डिस्कस करूंगा, जब वो ट्रांजेक्शन वाला पार्ट डिस्कस करूंगा आपके साथ, कि किसी ट्रांजेक्शन का करंट रेशो, क्विक रेशो, डेट इक्विटी में क्या फर्क पड़ता है, वो तब करेंगे, अभी नहीं। अभी तो पहले कंसेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं हम लोग। आई होप दिस पार्ट इज ओके विद एवरीबॉडी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको। चलिए, इधर जो ऑनलाइन बैठे हैं आई थिंक दे आर ओके विद दिस। यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर यस सर। 15 है, करंट रेशो 6 लाख अपॉन में 4 लाख है। करंट रेशो को मेंटेन करना है कितना, 2:1। और कहता है कि एक करंट लायबिलिटी को पे करना है। कितनी वो करंट लायबिलिटी पे करूंगा जो मेरी रेशो 2:1 आ जाए। पहली बार में क्या होता है, बस देखते हैं यार पता नहीं क्या पूछ ले, जबकि कुछ नहीं, चूहे जैसा क्वेश्चन है। कैसे करना है, अच्छा इसका एक्सपोजर एक बार होना चाहिए बस, दोबारा आ जाएगा तो अपने आप हैंडल कर लेंगे। इसे करके दिखा रहा हूँ, अगला खुद करना। हम लिखते हैं यहाँ पर पहले अपनी ओरिजिनल रेशो, इलस्ट्रेशन 15। आई थिंक इलस्ट्रेशन 15 या शायद 15 है। मेरे पास ओरिजिनल रेशो कितनी है, करंट एसेट्स, करंट रेशो ओरिजिनल कितनी है, देखो यहाँ पर करंट रेशो ओरिजिनल, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज।
इट सेज, पुराना पार्ट कितना कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? 6 लाख अपॉन में 4 लाख कह रहा है। 6 लाख अपॉन में क्या कहता है? 4 लाख कहता है। ये, और क्या रेशो बना के दिखाई है हमारे पास? 1.5:1 है। ये है 1.5:1। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कितना करंट लायबिलिटी में पे करूं, व्हाट करंट लायबिलिटी शुड आई पे, कि हमारी रेशो क्या हो जाए? 2:1 हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला लेट करंट लायबिलिटीज टू बी पेड ऑफ, एक्स है। अब करंट रेशो आफ्टर पेमेंट क्या हो जाएगी? 6 लाख माइनस एक्स, और 4 लाख भी माइनस एक्स होगी। और वो रेशो कितनी बनाने की बात कर रहे हैं हम लोग? 2:1 बनाने की बात कर रहे हैं, ऐसे। आपको मालूम है कि अगर मैं करंट लायबिलिटी पे करूंगा 25,000 की, तो करंट असेट्स भी 25,000 से ही कम होगी। तो अगर मैंने एक्स नीचे से माइनस किया, तो भाई एक्स ऊपर से भी तो माइनस होगा। अभी करके आ रहे हैं हम लोग। अगर एक्स नीचे प्लस हुआ, ऊपर भी प्लस होना है उसने, अगर मैंने उधार में खरीदा कुछ तो। ठीक है जी, हो गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या निकल कर आता है, देखिए। 6 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना? 2 into 4 लाख माइनस एक्स। देख रहे हैं आप यहाँ पर? 6 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 8 लाख माइनस 2 एक्स हो गया। ठीक है, इधर इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 लाख माइनस 6 लाख। तो क्या निकल आया? 2 लाख निकल आया। यानी कि हम ऊपर वाली रेशो में 2 लाख अगर क्रेडिटर पे करते हैं, तो डिनोमिनेटर से भी 2 लाख कम होगा, न्यूमरेटर से भी 2 लाख कम होगा। और ये हमारा आंसर निकल आया। ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं था। एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट ऑन दिस? कुछ है इस पे बताइए। सुनी निगाहों से देख रही हो? क्यों? प्रोसेस कर रही हो? अच्छा, नहीं हुआ अभी? कोई ऐसा व्यक्ति जिसे दिक्कत हुई हो? देखो बेटा, सीधी सी बात है। करंट रेशो करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, ओरिजिनल रेशो आपकी 6 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख है, जो 1.5:1 है। वो हमसे क्या कहते हैं कि इसी रेशो को 2:1 बनाना है। इसको बनाने के लिए या तो आपको न्यूमरेटर में कुछ प्लस करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में प्लस करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में माइनस, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, प्लस माइनस। लेकिन हमें हिंट दे दिया। हमें हिंट क्या दिया? कि बाय पेइंग ऑफ करंट लायबिलिटी, बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी पे करने के बाद। तो करंट लायबिलिटी पे करने के लिए मैंने मान लिया एक्स है। अगर मैं करंट इसी पुरानी रेशो में अगर मैं एक्स पे करूंगा तो 4 लाख माइनस एक्स होगा। तो अगर करंट लायबिलिटी माइनस होगी एक्स से, तो न्यूमरेटर यानी कि एसेट्स भी माइनस होगी एक्स से। ऊपर भी एक्स माइनस, नीचे भी एक्स माइनस। और अब ये रेशो मेरी 2:1 हो जानी है। इज इक्वल टू 2:1 कर दिया। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ इन दोनों को तो क्या होगा? एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। इसको मल्टीप्लाई करा तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करा दे, कैसे? एक से। उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करा उतना, उसको मल्टीप्लाई करा 8, और 2x हो गया। अब ये 2x को इस तरफ ले आया, और इसको उधर ले गया। बस, एक्स हमारा 2 लाख निकल आया। 2 लाख निकल आया तो हमारा आंसर नहीं, यही तो चाहिए था। हाउ मच करंट लायबिलिटी वी हैव टू पे बैक? 2 लाख वी हैव टू पे बैक। हो गया 2 लाख का हिसाब पूरा। बहुत बड़ा मैथ्स नहीं है इसमें। सिर्फ यहाँ थोड़ी सी उलझन होती है कि ये आप अपने हिसाब से करिए। आपको 2 स्टेप और लगाने, और देखिए, इसमें ऐसा भी हो सकता था कि मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, मैंने ऐसा कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ? मैं लिखता हूँ, मैं ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ पर, 6 लाख माइनस एक्स प्लस 2x बराबर 8 लाख। अब मैं क्या करता हूँ? 6 लाख प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? 8 लाख। एक स्टेप और बढ़ा दिया। अब मैं लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू कितना? 8 लाख माइनस 6 लाख बराबर कितना हो गया? 2 लाख। ऐसे कर दिया। ये भी तो हो सकता है। एक स्टेप और बढ़ा दिया। तो मैंने क्या किया, ये 2 स्टेप को खाने, मैंने मैंने इसके बाद मैंने सीधा ये स्टेप लिख दिया था, इसलिए शायद अजीब सा लग रहा हो। तो आप अपनी, एज पर योर ओन पेस, एज पर योर ओन कैपेबिलिटी आप लिखिए उसको, कोई नहीं रोकता आपको। दिस इज डन। चलिए, और चले आगे जरा। फिर वही है, कंपनी की करंट एसेट्स 3 लाख थी, इसने करंट लायबिलिटी 60,000 की पे कर दी। उसके बाद रेशो 2:1 हो गई। यू कैन, इसको नहीं लिखे, चलिए अपने आप करेंगे इसे घर पे।
ये भी खुद करना है, इसको इसको नहीं करना है, अभी अपने आप करेंगे इसको। इफेक्टिव ट्रांजेक्शन्स नहीं लेके चल रहे हैं, ये मैंने कहा ना सबसे लास्ट में लेके चलेंगे। अब क्विक रेशियो के कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला सभी को याद होगा। करंट एसेट्स में से क्या माइनस करना है? पूरी इन्वेंट्री, पूरा प्रीपेड एक्सपेंस और पूरा प्रीपेड टैक्स, वो माइनस करना है, बाकी सारे कंपोनेंट सेम रहते हैं। ये वाला पार्ट है हमारे पास। आइडियल रेशियो 1:1 होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस क्या है इसका? कंप्यूटिंग लिक्विड रेशियोज टू असेस वेदर द एंटरप्राइज विल बी एबल टू मीट इट्स इमीडिएट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और नॉट। 4.18 पेज पे चले गए, करंट रेशियो क्विक रेशियो का डिफरेंस पूछ रहे हैं। आओ ये देखो, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा इलस्ट्रेशन। कह रहा लिक्विड रेशियो निकालो, और क्या क्या गिवन है आपके पास। सबसे पहले मैं जानता हूँ कि लिक्विड रेशियो निकालने के लिए मुझे क्विक एसेट्स चाहिए। क्विक एसेट्स निकालने के लिए ढूंढो कि करंट एसेट्स दिख रही है, या तो क्विक एसेट्स के कंपोनेंट मिल जाए, वो मिलते हैं बैलेंस शीट में, या तो मिलेंगे नहीं, या तो लूज आइटम है। लूज आइटम में पहला काम क्या करना है आपको? करंट एसेट्स को उठाना है। दिस इज माई करंट एसेट्स हियर। इसमें से क्या क्या मुझे माइनस करना है? इसमें से मुझे इन्वेंट्री ये माइनस करनी है। इज दैट ओके विद यू? करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस करूंगा, और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस ये मुझे माइनस करने हैं, कर दूंगा माइनस। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल को कुछ नहीं करना, ये करंट एसेट्स का ही पार्ट होता है। और अब आप देखिए, करंट एसेट्स में से मैंने प्रीपेड और इन्वेंट्री माइनस कर दी, सीधा आंसर ये। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री प्रीपेड माइनस कर दिया, 50,000 आ गया। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दे रखिए, यू गॉट योर आंसर। सिंपल। ये तो मजाक मजाक क्वेश्चन है, इसलिए नहीं लेके चल रहे इसको। ठीक है। सिर्फ इसका क्वेश्चन का मतलब ये था कि आप लिक्विड एसेट्स कैसे निकालेंगे जब आपके पास दो, और एक, यहाँ अगर मान लो एक करंट लायबिलिटी गिवन और यहाँ ओवरड्राफ्ट भी दे रखा होता, तो मैं क्या करता? विच वन इज बिगर, करंट लायबिलिटी या ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट इज अ ब्रॉड, करंट लायबिलिटी इज अ ब्रॉडर फिगर। अब अगर मेरे पास करंट एसेट्स गिवन है और ट्रेड रिसीवेबल भी है, तो कुछ नहीं, करंट एसेट्स। लेकिन अगर लिखा है अदर करंट एसेट्स और फिर ट्रेड रिसीवेबल भी दे रखा है, तो समझिए, इफ इट इज मेंशन अदर करंट एसेट्स और तब कोई एक अदर करंट एसेट्स दे रखी है, कोई और करंट एसेट्स दे, तब उन दोनों को मिला देंगे। अगर सिर्फ करंट एसेट्स लिखा है तब किसी के साथ कुछ नहीं मिलना, मतलब ये एक्सक्लूसिव है, इसमें सब इंक्लूड है। ठीक है। अभी आएंगे, नहीं क्वेश्चन आएंगे वैसे वाले क्वेश्चन। ये लो, इसको करो अपने आप, छोटो सा क्वेश्चन है। सॉल्व दिस। इलस्ट्रेशन 24 को करो, करिए इसको जल्दी से। और सोचो सीबीएसई 2020 में ऐसा नमूना छाप क्वेश्चन आया। ठीक है, चलो।
बढ़ो आगे। तेज होना है। और देखो रेशियो का सबसे सिंपल रूल क्या है, नोन से अननोन की तरफ चलना है। आप क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया क्या निकालना है, क्विक रेशियो। आपको तुरंत ध्यान आना है कि हमें क्विक एसेट्स निकालनी है और करंट लायबिलिटी निकालनी है। कहीं करंट लायबिलिटी गिवन है, आधा काम खत्म हो गया। अब हमें क्या निकालना है, क्विक एसेट्स निकालना है। कैसे निकलेगा क्विक एसेट्स, आपके पास करंट एसेट्स है 2,80,000 का, इसमें से इन्वेंट्री माइनस होनी है, ठीक है जी। तो इन्वेंट्री यहाँ से माइनस हो गया। इसमें एडवांस टैक्स भी माइनस होना 30,000 का, वो भी हो गया। इसमें प्रीपेड रेंट भी माइनस होना, वो भी हो गया। यू गॉट योर 2 लाख। 2 लाख डिवाइडेड में कितना करना है आपने, 150। यू गॉट योर आंसर। और ये आंसर को ना डेसिमल के 1 पॉइंट तक लेके चलना है इसे, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में 1 आना ही आना है। जैसे मान लो मैं बोलूँ इसका कितना है, अगर इसका इसका क्वेश्चन देखो तो देखो 4 जीरो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, कितना हो गया, 20/15 हो गया, ठीक है। और क्या करता है, 4/3। ऐसा करके मत छोड़ना, ऐसा नहीं करना है, इसे पूरा क्लियर करना है नीचे वाला। 1.33:1 बन गया, ये निकाल के चलना है इसे। कुछ नहीं, 1.3 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम बहुत ज्यादा तो 2 डेसिमल तक, वरना एक भी करके छोड़ दो। मतलब 1.3:1 भी कर सकते हो। 1.3, 1.33 इज एन आइडियल एक्सप्रेशन। और 1.3 भी करोगे तो भी चलेगा। दिस इज, ये नहीं कर रहे, 25 वाला आसान था। हाँ, 26 करिए, 26, 26 करिए अपने आप। ट्राई दिस, इसको करिए 26 को। इट सेज करंट रेशो इज 2.5:1। इन्वेंट्री 90,000 की है, करंट लायबिलिटी 1,20,000 की है, एक्सपेंसेस पेबल 10,000 के हैं। और आपको बोला है कि क्विक रेशो निकालिए, लिक्विड। ईच एंड एवरी स्टेप काउंट्स और नंबर होता है उसका। हम जब पेपर चेक करवा रहे होते हैं तो दिखता है कि भाई बच्चे ने फॉर्मूला लिख दिया, अच्छा बाकी की वर्किंग गलत हो, फॉर्मूला ठीक है, उसका नंबर मिल जाता है। तो फॉर्मूला तो लिखना एसेंशियल है। करंट रेशो 2.5:1 है, इन्वेंट्री 90,000 की है, करंट लायबिलिटी 1,20 की है। और आपके पास क्या बोला है, एक्सपेंस पेबल का कोई मतलब ही नहीं इसमें। तो हम क्या लेके चल रहे हैं, देखिए इस तरह से। इलस्ट्रेशन 25, करंट रेशो का फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। वो बनता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है वो, इस क्वेश्चन में गिवन है वो 2.5:1 है। और हमारे पास करंट लायबिलिटी 1,20 की है। मुझे नहीं पता करंट एसेट्स कितने की है, एज इट इज रहने दिया। ये मेरे पास कितने का, 90,000 गिवन है, इज इक्वल टू 2.5:1 है, ऐसे दे रखा, ऐसा है। क्या निकल आएगा इससे, करंट एसेट्स निकल आएगा। कैसे निकलेगा, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए जरा देखिए। तो क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 90,000। नहीं, नीचे कितना लिखा था, 90, सॉरी गलत कर दिया। करंट लायबिलिटी 120 की है, 1,20,000। और ये वाली वैल्यू जो है ये भी कितनी होनी चाहिए, 1,20,000 होनी चाहिए, 1,20,000 होना चाहिए। ठीक है जी, ये डॉट हटा के क्या कर दिया हमने, नीचे 10 लगा दिया, 10 से 10 चला गया। अब बताइए कितना बनता है, व्हाट इज द वैल्यू हियर। हाँ, 3 लाख। और हम जानते हैं क्या, कि क्विक एसेट्स जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। इसमें तो इन्वेंट्रीज ही दे रखी है ना, और तो दे नहीं रखा कुछ। भाई इन्वेंट्री दे रखा, और तो कुछ है नहीं। एक्सपेंस पेबल तो करंट लायबिलिटी का ही पार्ट होता है, उसका तो कुछ करना नहीं है हमें। तो क्या बनेगा ये, 3 लाख माइनस कितना कर दिया, 90,000 ना, 210। पता चला, 210 हुआ। अब लिखते हैं क्या, क्विक रेशो बराबर क्विक एसेट्स अपॉन में क्या, करंट लायबिलिटीज। और 2,10,000 क्विक एसेट्स, करंट लायबिलिटी कितनी है, 90,000। 3 से 3 चला गया, 0 से 0 चला गया, कितना, 3 7 जा, 3 3 जा। और डाइल्यूट करो तो कितना बनता है, सॉरी मैं बार बार गड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ, तो डाइल्यूट करो तो कितना बनता है, 120 करके। 3 चला गया, 3 7 जा, 3 4 जा, कितना बनता है, 1 पॉइंट, ऐसे अपॉन में 1, 1.75:1, दैट्स योर आंसर। ऐसे बनेगा। तो ये आपका नोन से अननोन की तरफ चलने वाला काम था।
ठीक है जी। ये आइए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे कल थोड़ा डिस्कशन हुआ था मंडे वेडनेसडे वाले ग्रुप पे, करिए इसे सॉल्व। ये क्वेश्चन है जिसमें एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी मतलब एम्बिगुअस क्वेश्चन है। क्यों क्यों लग रहा है बताओ, क्या एम्बिग्विटी लग रही है? ना ना, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट तो क्या होता है? करंट लायबिलिटी होता है। करंट लायबिलिटी होता है वो तो, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें तो। करके देखिए इस क्वेश्चन को। अभी तो बोल रहा हूँ मैं आपको कि किस बेस पे आप कंसिडर कर रही हो उसको। नहीं दे रखा। तो अच्छा सुनो सुनो, अच्छा सुनो, रुक गया, 1 मिनट होल्ड करिए। ये करंट मैच्योरिटी करंट लायबिलिटी हुआ, लॉन्ग टर्म डेट क्या हो गया, नॉन करंट। ठीक है जी, हो गया। दोनों को जोड़ता हूँ, है ना? तो दोनों को अगर जोड़ रहे हैं तो 390 के बराबर आ रहा है। इस कंडीशन की वजह से हम टोटल लायबिलिटी को टोटल एक्सटर्नल बोल रहे हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में ये वैल्यू होती है 410 की, ये वैल्यू होती है 4 लाख, और ये वैल्यू होती है कितनी करंट मेच्योरिटीज, कितने की है, 90 की, और ये कितने की, 3 लाख, 390, तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाता, शेयर होल्डर फंड। तब हमारा क्वेश्चन अलग तरीके से चलता। अंडरस्टूड द पार्ट। इसने क्या कर रखा है, देखिए सब समझिए इस बात को कि बेटा मैंने आपसे बताया था कि इस तरफ चलिए, देखिए ये वाली फर्स्ट वाली स्लाइड को देखिए, ये वाला टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट प्लस करंट होता है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, टोटल लायबिलिटीज गिवन है। अगर टोटल लायबिलिटी की वैल्यू 3 लाख से बढ़कर कुछ और 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख हो जाती, तो ये क्वेश्चन फिर अलग तरीके से सॉल्व होना था। तो यहाँ टोटल लायबिलिटी को टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल क्यों मान के चलें? क्योंकि टोटल लायबिलिटी में दो कंपोनेंट यहाँ दिखा रखे हैं, एक तो करंट मेच्योरिटीज है जो कि करंट है, और ये क्या है, नॉन करंट है। दोनों को मिला रहा हूँ तो क्या 390 बन रहा है। करंट मेच्योरिटीज और लॉन्ग टर्म डेट को मिला दूंगा तो ये बनता है टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल 390। और यहाँ टोटल लायबिलिटी की वैल्यू कितनी, 390। यानी इस क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया, टोटल लायबिलिटी को इस क्वेश्चन में क्या माना, टोटल लायबिलिटी को टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल माना। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अदरवाइज टोटल लायबिलिटी देने का मतलब क्या है, कि इट इज इंक्लूसिव ऑफ शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। लेकिन क्योंकि वैल्यू, अब देखो, शेयर होल्डर फंड मेरे पास नहीं है, शेयर होल्डर फंड मेरे पास यहाँ नहीं है, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी है प्लस करंट लायबिलिटी है। इन सबका टोटल मेरे पास 390 होना चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से। ये वैल्यू तो नील है, और ये वैल्यू कितनी है नॉन करंट लायबिलिटी की, 3 लाख है। करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 90,000 है, तो बन गया ना 3 लाख। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, टोटल लायबिलिटी को क्या मान लिया, यहाँ पर टोटल लायबिलिटी कौन सी मान ली, एक्सटर्नल वाली मान ली। अदरवाइज टोटल लायबिलिटी का ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। पता चला कि आपने एग्जाम में ऐसे ही कर दिया कि सर टोटल लायबिलिटी तो टीएस ग्रेवाल में क्या कर रखी थी, टोटल लायबिलिटी को टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल माना हुआ था, तो हम नहीं, नहीं, यहाँ इसलिए माना गया ऐसा क्योंकि दोनों का टोटल जो है वो किसके बराबर आ रहा है, नॉन करंट और करंट के बराबर आ रहा है। इसलिए टोटल लायबिलिटी को टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल मान के चलें। अदरवाइज टोटल लायबिलिटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट प्लस करंट। उसका मतलब होता है ये, टोटल लायबिलिटी का मतलब ये होता है शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली। और यहाँ टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल का टोटल 390 है, इसीलिए टोटल लायबिलिटी को टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल मान के क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ये देखिए, अब देखिए आंसर तो ये रहा ना आपके पास, अब तो कुछ है ही नहीं। देखो जरा, टोटल लायबिलिटी में से लॉन्ग टर्म डेट घटा दिया तो क्या बचा, 90,000 बचा करंट लायबिलिटी, यू गॉट करंट लायबिलिटी विद यू। करंट एसेट्स कैसे निकलेगा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्या निकल आया, करंट एसेट्स निकल आया। और करंट एसेट्स में से क्या माइनस कर दिया, कौन सा वाला, इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्री माइनस कर दिया, यू गॉट योर आंसर। कितने लोग कर पाए थे इसे, बाकी लोग क्यों नहीं, पहुंचे नहीं वहां तक। बेटा नोन से अननोन की तरफ चलना है। क्या करा सबसे पहले, लिक्विड का फॉर्मूला रख लिया, लिक्विड अपॉन में करंट लायबिलिटी कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल दिया, करंट लायबिलिटी निकाल दिया। ठीक है जी। करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से निकाला, करंट एसेट्स निकालने के बाद उसमें से क्या कर दिया, इन्वेंट्री माइनस कर दिया, तो क्विक आ गया, और फिर फॉर्मूले में रख दिया। दैट्स योर आंसर।
ये इसको करिए एक बार। पहले 28 करना, फिर 29 करना, इसे सॉल्व करिए 28 को। करिए जल्दी से 28 को सॉल्व। क्विक रेशियो निकालनी है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल डेट गिवन है, नॉन करंट डेट गिवन है। कितना आसान है। टोटल डेट में से नॉन करंट माइनस करूंगा तो क्या निकल आएगा? करंट लायबिलिटी निकल आएगी। और वर्किंग कैपिटल में लिखूंगा तो क्या निकल आएगा? करंट असेट्स। करंट असेट्स से दो कंपोनेंट माइनस करूंगा, कौन कौन से? इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंस, तो क्या निकल आएगा? क्विक एसेट्स। ठीक है, तो पहले 28 सॉल्व करिए, फिर 29 सॉल्व करिए। अब फिर वैसे मैं, मतलब ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, जब आपको नॉन, मतलब आपको नॉन से अननोन की तरफ चलना है। इलस्ट्रेशन 28 है आपके पास। सबसे पहला काम आप देखिए आपके पास क्या गिवन है। हम हमारे पास फॉर्मूला, हमें चाहिए क्विक रेशो, तो पहले क्विक रेशो लिख लो। क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। और अब फिर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी नहीं है, करंट लायबिलिटी नहीं है हमारे पास। लेकिन हमारे पास है टोटल डेट्स। हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि, थोड़ा जगह छोड़ देते हैं नीचे, एक थोड़ी जगह छोड़ दीजिए। हम जानते हैं कि टोटल डेट्स, टोटल डेट्स जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज के बराबर होते हैं। ठीक है जी। हमारे क्वेश्चन में नॉन करंट डेट जो है वो 40 लाख के हैं, और अ, ठीक है, ये टोटल डेट हमारे पास है 45 लाख के, और ये 40 लाख के हैं। ये तो आप ओरल भी कर सकते हैं, लेकिन करके दिखाना है। करंट लायबिलिटीज, अब मैं लिखता हूँ क्या, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? 45 लाख माइनस 40 लाख के बराबर हो गया। मेरे पास वैल्यू कितनी निकल कर आई? 5 लाख वैल्यू निकल कर आई। ऐसे एक कंपोनेंट निकल गया मेरा। ठीक है, अब मैं जानता हूँ दूसरा वाला क्या, वर्किंग कैपिटल जो है वो होता है क्या? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज के बराबर। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है? 10 लाख गिवन है। वर्किंग कैपिटल इज 10 लाख। करंट असेट्स मेरे पास क्वेश्चन में नहीं है, ऐसे ही लिख दिया। एक्स फिक्स मानने की जरूरत नहीं, करंट लायबिलिटी हमारे पास गिवन है 5 लाख। अब मैंने लिख दिया क्या, करंट असेट्स बराबर है 10 लाख माइनस 5 लाख। 10 लाख प्लस 5 लाख, प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 15 लाख आ जाएगी वैल्यू, 15 लाख। ऐसे करके, ठीक है जी। और क्विक एसेट्स कैसे निकलेगा? वो है 15 लाख की करंट असेट्स, माइनस क्या क्या करना है मुझे? माइनस करना मुझे इन्वेंट्रीज 475 की, माइनस इन्वेंट्रीज लिख ली थी है, इन्वेंट्रीज। और दूसरा माइनस क्या किया मैंने? प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करे। और यहाँ क्विक एसेट्स की वैल्यू क्या निकल कर आई? मैं 15 में से कितना माइनस कर दिया? इन्वेंट्रीज की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में? 475। 475, ये वैल्यू कितनी है? 25,000। टोटल कितना माइनस हो गया? 5 लाख। तो वैल्यू कितनी आ गई? 10 लाख। दोनों कंपोनेंट है, यहाँ लिख लीजिए। करंट असेट्स कितनी, क्विक एसेट्स है 10 लाख का, करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी निकली थी? 5 लाख की। तो वैल्यू इज व्हाट, 2/1 इज इक्वल टू 2:1। ये 2:1 जो निकला, दैट्स योर आंसर, और काम खत्म हो गया। अंडरस्टैंड? कितने लोग कर पाए थे? क्यों अटक रहे हो? मैथ्स नहीं है तुम्हारे पास? नहीं है मैथ्स? कितना मैथ्स चाहिए इसमें? कई लोग सोचते नहीं यार, हमारा तो मैथ्स कमजोर है, हम कैसे करेंगे। अच्छा, मैथ्स चाहिए कितना? कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैथ्स चाहिए नहीं उसमें कुछ भी। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, ये करिए चलिए। ये इसका कंक्लूडिंग पार्ट होगा, फिर उसके बाद हम सॉल्वेंसी रेशियोज करेंगे। जल्दी से देखिए, इसको करिए। परफेक्टली, बहुत बढ़िया कर लिया तो नाइस। बाकी लोग करिए इसको। करंट लायबिलिटी 3 लाख की है, करंट रेशियो 3 है, लिक्विड है 1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। इसे करिए। ऐसा क्वेश्चन दे देंगे आपके टीचर्स एक बार तो।
अगर कोई यूटी वगैरह हुआ तो उसमें आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन। भाई सुनो, कागज कलम पे लिखो, उसकी उसकी कमर पे उसके दिल जिगर लिखते जिगर मत लिखो उस पे। ही इज नॉट अ ड्राइंग शिट फॉर यू। कोई बात। करें इसको। कैन बी स्टार्टेड। ऑनलाइन में जो बैठे हैं, अभी सर मैंने एक मिनट। रिकॉर्डिंग में यस चला सर। गया ये वाला। चला गया। बैठ। चलिए। नोन से अननोन की तरफ चलना है। क्या नोन है मुझे? करंट रेशियो का फॉर्मूला नोन है मुझे। करंट रेशियो के फॉर्मूले में अगर मैं करंट लायबिलिटी लगा लेता हूँ तो करंट एसेट्स निकल जाएगा। ठीक है जी। आइए देखिए कैसे करना था। नोन से अननोन की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर कितना है? 29। मेरे पास है करंट रेशियो, जो किसके बराबर होती है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज के बराबर है, जो कि 3:1 लिखा हुआ है। और आगे चलते हैं। करंट एसेट्स एज इट इज रहने दीजिए। करंट लायबिलिटी 3 लाख लिख लीजिए। इज इक्वल टू 3:1 हो गया। वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 × 3 लाख। कितना आ जाएगा? 9 लाख। कोई दिक्कत है इस बात पर? देखो, वी गॉट करंट एसेट्स। और हम सब जानते हैं, अच्छा, कि क्विक एसेट्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है करंट एसेट्स। क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज निकाली है तो इन्वेंट्रीज के बराबर कर देते हैं। करंट एसेट्स कितना? 9 लाख। इन्वेंट्रीज हमारे पास नहीं है, हमें नहीं पता। एज इट इज रहने दो। अब लिखो क्विक रेशो का फॉर्मूला। क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कितना बोला? ये 1 है। देखो बेटा, करंट रेशो 3 का मतलब है 3/1। क्विक रेशो 1 मतलब 1/1 का मतलब ये है। कोई बोलेंगे ये तो एक 3 और 1 दे रखा है, इससे कैसे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ दिस इज 1/1। अब आप देखिए, और क्विक एसेट्स की जगह लिखता हूं मैं क्या यहाँ पर? 9 लाख माइनस इन्वेंट्रीज अपॉन में 3 लाख इज इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर तो क्या आता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 9 लाख माइनस इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू किसके बराबर आया? 3 लाख के बराबर आया। इन्वेंट्री उधर भेज दो, इसे इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 लाख माइनस 3 लाख। योर इन्वेंट्रीज आउट ऑफ कितने की? 6 लाख की। दैट्स योर आंसर। कितने लोग कर पाए इसे? बढ़िया। कुछ भी नहीं था। नोन से अननोन की तरफ चलना है, हमेशा ध्यान रखिए। रेशो में उलझते हैं बहुत ज्यादा। अभी आगे आएंगे ना, कि सिर्फ 2 या 3 इंफॉर्मेशन होगी और आपसे मल्टीपल रेशोज कैलकुलेट करवा लेंगे। नोन से अननोन की तरफ चलना है बस। नोन था करंट रेशो, उससे क्या निकला? करंट एसेट्स निकली। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री जो आपने निकालने के लिए बोला है उसको क्या मान लिया? इन्वेंट्री को इन्वेंट्री एक्स मान लीजिए और फिर कर लीजिए उसको। ऐसे करना है। शॉर्टकट नहीं लगाना है। CACL नहीं लिखना है। अगर लगाना भी है तो C.एसेट्स तो लिखिए, C.लायबिलिटी तो लिखिए। ठीक है। चलिए। ये हुए कौन से क्वेश्चंस हमारे? क्विक रेशियो और करंट रेशियो के। उनकी रिलेशनशिप की भी देख ली हमने बात। प्लस माइनस करने वाली बात भी देख ली। ठीक है। सबने देख लिया होगा इसको। कर ले बेटा आगे इसको। लिख ले।
33 क्वेश्चन करिए आप फटाफट। 33, 33 क्वेश्चन निकाल लीजिए। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 33, सॉरी, इलस्ट्रेशन 33 करिए जल्दी से। 33 करेंगे, 35 करेंगे। इनफैक्ट 33 करिए पहले, मत कर ऐसा, क्वेश्चन कर 33। 33 करिए और फिर 35 करिए। करिए जल्दी से। 33 और 35, ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही करना था जैसे अभी किया था। 31 भी इजी है, 32 भी सेम लाइन का क्वेश्चन है। मतलब आप देख रहे हैं ना, वही करंट रेशियो गिवन है, क्विक रेशियो गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल करंट असेट्स एंड इन्वेंट्री। कौन सा क्वेश्चन बोला करने के लिए मैंने अभी? 33 ना? नहीं, आप इसको करिए, दिस इज मच बेटर। ये 2024 में क्वेश्चन आया था ये वाला। 32 करिए और फिर 35 करिए। ये करिए पहले, 32 करिए फिर 35 करना जल्दी से। 33 छोड़ दें, 32 करिए और 35 करिए फिर। 32 और 35, सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस। इसकी रिवीजन नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ। रिवीजन करना होता तो मैं और तेज चलाता। अभी स्कूल में देखना कितना तेज भागेगा, अगर आपके स्कूल में होगा तो ये। हाँ तो हो गया होगा, ठीक है। बिजनेस की करंट रेशियो कितनी? 3:1 है, क्विक रेशियो 1.2:1 है। अब और छोर नहीं पता चल रहा, वर्किंग कैपिटल मालूम है, वो 180 की है। अब अब कैसे निकाला जाए, मतलब कहाँ से लेके चलें, कोई और छोर नहीं पता चल रहा है ना। आई नो यू हैव डन इट, बाकी लोगों के लिए बोल रहा हूँ। नहीं पता चलता, अब स्टक हो जाएंगे वहां पर जाके। तो क्या देखना है आपने कि कहाँ से उम्मीद की किरण दिखती है। करंट एसेट्स अपन में करंट लायबिलिटी करता हूँ तो करंट रेशो, क्विक रेशो अपन। अब हम क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं कि चलिए करंट रेशो का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर कितना? 32। इलस्ट्रेशन 32। करंट रेशो देखिए अब आपके पास, विच इज व्हाट? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना है? 3:1 है, 3/1। अच्छा एक बात समझना, क्विक रेशियो और करंट रेशियो में कॉमन करंट लायबिलिटी है ना, करंट लायबिलिटी कॉमन है दोनों में। तो अब हमने ये ले लिया, ठीक है। और मैं क्या मान के चल रहा हूँ यहाँ पर? लेट करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एक्स मान लिया। तो करंट रेशियो क्या होगी मेरी अब? करंट एसेट्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 3/1। तो करंट एसेट्स क्या हो गया मेरे पास अब? 3x हो गया ना। करंट एसेट्स 3x, करेक्ट, ये भी बात ठीक है। अच्छा, अब और हमारे पास क्या है क्वेश्चन के अंदर? वर्किंग कैपिटल गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू कितना बोल रहा है क्वेश्चन में ये? इट सेज ये 180 के बराबर है। तो 180 के बराबर इसे रख दिया। अब हमने यहाँ क्या लिया था? करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी निकाली थी? 3x। करंट लायबिलिटी कितनी थी? x। दिख रहा है? करंट एसेट्स 3x निकली ना, करंट लायबिलिटी x ली थी हमने। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? 180 के बराबर हो गई। 2x इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? 180 के बराबर हो गया। x इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? 180 अपॉन में 2, इसके बराबर हो गया 90 के बराबर हो गया। x हमारे लिए क्या है? x हमारे लिए क्या है ना भाई? लड़के लोगों, x तुम्हारे लिए क्या है? दर्द है, पीड़ा है ना, एगनी है। लेकिन यहाँ 90,000 है, यहाँ करंट लायबिलिटी है। हाँ, ठीक है, ये करंट लायबिलिटी है 90,000 की। ठीक है जी, ऐसे। दिस इज करंट लायबिलिटी, निकल गया। अब करंट लायबिलिटी को मैं अब मैं, सुनो, करंट एसेट्स क्या हो जाएगी? 3x, यानी कि 3 × 90,000। ये 3 गुना ज्यादा पीड़ा है, 270। ये करंट एसेट्स हो गया। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों निकल आया। अब हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में? आपको बोला इन्वेंट्री निकालनी है आपको, ठीक है। इन्वेंट्री कौन से फॉर्मूले में लगेगी? ये सब होने के बाद अगर आप देख लें
इन्वेंट्री कौन से फॉर्मूले में लग सकती है? क्विक एसेट्स वाले फॉर्मूले में लगेगी। मेरे पास है दोनों कंपोनेंट, तो मैं क्या कर रहा हूँ अब? चलो आगे थोड़ा सा लिख लिया सबने, ये पूरा लिख लें। नोन से अननोन की तरफ चले हम लोग, चले ना? थोड़ी सी चीज पकड़ी है, उससे निकाल लिया उसको आगे। अब आगे चलते हैं, इस तरफ लाइन बना के करते हैं उसको। चलो यहाँ दिख जाएगा, वैसे ज्यादा बड़ा चार्ज नहीं चाहिए। क्या किया अब आपने यहाँ पर? अब आपने लिखा कि क्विक एसेट्स जो होती है वो किसके बराबर होती है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज के बराबर होती है। तो क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स आपने कितनी वैल्यू निकाली थी? 270 माइनस इन्वेंट्रीज रख दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसा करके चलते हैं। क्विक रेशो का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कितना गिवन है? इट इज गिवन एज 1.2:1, 1.2:1। अब आ जाइए, क्विक एसेट्स की जगह क्या रख सकता हूं मैं? 270 माइनस इन्वेंट्रीज अपॉन में करंट लायबिलिटी कितना निकला था? 90,000 निकला था, इज इक्वल टू 1.2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या निकलता है? 270 माइनस इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू 1.2 इंटू 90,000 निकलता है। इसको जरा करो डाइल्यूट, तो कितना आता है? 270 माइनस इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू कितना आता है ये? 1,08,000 आता है। ठीक है, और इन्वेंट्रीज बराबर कितना हो जाता है? 270 माइनस 1,08,000, है ना? कितनी वैल्यू आई? 1,62,000। आपके दोनों कंपोनेंट निकल आए। आपको क्या चाहिए था निकालने के लिए? करंट असेट्स निकालने के लिए बोला था, और क्या निकालने के लिए बोला था? इन्वेंट्रीज निकालने के लिए बोला था। सो डन। 2024, मतलब वो जो पिछले वाले नहीं, इससे पिछले वाले, इनके बैच में आए थे कल दो सीनियर्स, उनके बैच में क्वेश्चन आए थे एनुअल एग्जाम में। हो गया? 35 कर लिया। इज दिस फाइन? यहाँ तक ठीक है? इसे नोट कर लिया सबने? कितने लोग कर पाए थे इसे? चलिए, कोई बात नहीं, कर लिया, बहुत अच्छा। नहीं करा उससे ज्यादा अच्छा। 35 नॉर्मल होने वाला क्वेश्चन है। देखिए, आपको क्विक रेशियो निकालनी है। पहले मुझे क्या चाहिए? करंट एसेट्स चाहिए। तो करंट एसेट्स कैसे निकलेगी भाई? यहाँ देखिए, ये मेरे पास टोटल एसेट्स गिवन है। इसमें से क्या माइनस करूं मैं? फिक्स एसेट्स माइनस करूं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस करूं। ध्यान से देखना जरा, है ना? टोटल एसेट्स में से अगर मैं नॉन करंट एसेट्स माइनस कर दूंगा तो करंट निकल आएगा, और माइनस ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कर दूं, तीन चीजें माइनस करूंगा तो क्या निकल आएगा? करंट एसेट्स। अच्छा, टोटल आउटसाइड डेट है मेरे पास ये वाले। इसमें क्या क्या माइनस करूं मैं? अगर इसमें माइनस करूं मैं क्या? ये वाला नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन माइनस करूं। अच्छा, इसका और इसका, इसका इस्तेमाल अभी कुछ नहीं है, इट इज अभी यहाँ कोई यूज नहीं है। तो मेरे पास क्या निकला? करंट लायबिलिटी निकला है। देखिए कैसे निकला, यहाँ देखिए, टोटल एसेट्स में से नॉन करंट वाला पार्ट माइनस करा, और ये क्विक एसेट्स कैसे निकला मेरा? तो बात की बात है, करंट लायबिलिटी कैसे निकला? टोटल आउटसाइड लायबिलिटी में से क्या क्या माइनस कर दिया? नॉन करंट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वो माइनस कर दिया। तो मेरे पास क्या क्या निकला है? मेरे पास करंट एसेट्स का पोर्शन निकला, मेरे पास करंट लायबिलिटी का पोर्शन निकला। ठीक। अब हमारे पास अगला स्टेप क्या होता है कि हमें निकालने क्विक एसेट्स। तो हम क्या करेंगे? करंट एसेट्स के जो दोनों कंपोनेंट्स है, प्रीपेड इन्वेंट्री वाला पार्ट, वो माइनस कर दिया, एंड यू गॉट योर क्विक एसेट्स आल्सो। तो क्वेश्चन ही हो गया। यहाँ सिर्फ आइटम को मिला के लिखना था बस, लेकिन वो आइडेंटिफाई होने चाहिए। मुझे देखते ही पता चल रहा है कि नॉन करंट है, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन करंट एसेट्स का कंपोनेंट, दिस इज व्हाट नॉन करंट एसेट्स का कंपोनेंट। ये किसका कंपोनेंट है? नॉन करंट लायबिलिटी का। ये किसका कंपोनेंट है? नॉन करंट लायबिलिटी का। तो जब टोटल लायबिलिटी में से नॉन करंट माइनस कर दूंगा तो करंट बचेगा, और टोटल एसेट्स में से जब नॉन करंट एसेट्स माइनस कर दूंगा तो करंट एसेट्स बचेगा। करंट एसेट्स में से दो चीजें माइनस करनी है, प्रीपेड और इन्वेंट्री, तो क्विक आ जाएगा। क्विक और करंट लायबिलिटी दोनों आपके पास है, एंड यू गॉट योर आंसर। ठीक है, इन्हें जो मैंने करवाया इन्हें करना है घर में आपने दोबारा से, तो ही पक्के होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। बाकी सेम क्वेश्चन है।
करंट रेशियो निकालने के लिए लिक्विड है, इन्वेंट्री है, प्रीपेड। लिक्विड में इन्वेंट्री प्रीपेड जोड़ दूंगा तो क्या निकल आएगा? करंट। वर्किंग कैपिटल में डाल दूंगा तो क्या निकल आएगा? करंट लायबिलिटी, एंड यू विल गेट योर आंसर। ये अब छोड़ दीजिए, इस पार्ट को खत्म करते हैं, आ जाइए अब। चलिए, हमने क्या देखा? करंट और क्विक के सारे एग्जांपल्स देखे, बहुत सारी चीजें देखी। अब आ जाइए किस पर? सॉल्वेंसी रेशियोज का जो असली पार्ट है, कौन से वाला? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, उसको लेके चलते हैं। ये रहा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। ये क्वेश्चन भी अब आप कर ही सकते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये नए डाले हैं ये वाले, आराम से 3:2:1 है। एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स 24,000, करंट एसेट्स निकाल लीजिए। डाल दिया है, यू कैन सॉल्व दिस। नोट्स में पढ़ा हुआ है ये। सॉल्वेंसी रेशियोज की तरफ चलते हैं। कौन कौन से सॉल्वेंसी रेशियोज हैं, एक बार देख लीजिए उनको। वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर आई सॉल्वेंसी रेशियो, ये रही, ये वाली है, ये रेशियो सॉल्वेंसी। दे डिटरमाइन द एबिलिटी टू मीट इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। और ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को जांचने के काम आती है हमारी। 5 रेशो हमारे पास है। ये 5 रेशो चुटकियों में कैसे सीखते हैं वो देखिए, बिल्कुल चुटकियों में। आइए देखिए दोबारा से। यहां मैंने लिखा कि टोटल एसेट्स, ऐसे लिखा। इधर लिखा हम लोगों ने शेयर होल्डर्स फंड, प्लस यहाँ लिखा नॉन करंट, इधर लिखा हम लोगों ने टोटल लायबिलिटीज। इसके 2 पार्ट बनाए। एक को बोला नॉन करंट लायबिलिटी, जिसे हम डेट भी बोलते हैं, डेट। और इसको करंट लायबिलिटी ही बोलते हैं। ठीक। इस तरफ चले आए, 2 कंपोनेंट बनाए। नॉन करंट एसेट्स बोला, और क्या बोला? करंट एसेट्स बोला। ऐसे करके, ठीक है, करंट एसेट्स। अब आप एक एक करके देखते जाना। जब हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म की, तो विल एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो जनरल फोकस रहेगा नॉन करंट पर, नॉन करंट लायबिलिटी पर, शेयर होल्डर फंड पर। शेयर होल्डर फंड को हम क्या बोलते हैं? प्रोपराइटर्स फंड भी बोलते हैं, और सिर्फ इक्विटी भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? नेट वर्थ भी बोला जाता है। ऐसे करके, नेट वर्थ। चलो, पहली रेशो देखे जरा। ये करके बड़ा सिंपल है, अकाउंटिंग क्वेश्चन से रेशो निकलेंगी सारी की सारी। पहली रेशो कौन सी बोली हमने? डेट इक्विटी। पहली रेशो का नाम क्या ले रहा हूं मैं? पहली रेशो डेट इक्विटी रेशो। क्या हो रही है वो? न्यूमरेटर में डेट, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है? इक्विटी। हम सारे कंपोनेंट को एक साथ लेके चलेंगे। देखिए फर्स्ट रेशो ये रही, दिस इज फर्स्ट रेशो। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले रेशो समझ लें। दिस इज फर्स्ट रेशो, डेट इक्विटी रेशो। क्या है ये है पहली रेशो, डेट इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो, फर्स्ट रेशो। फॉर्मूला ध्यान रहेगा, क्या है? अकाउंटिंग क्वेश्चन का एक कंपोनेंट डाला, डेट और इक्विटी का कंपैरिजन। हम सबका कंपैरिजन, इसका इसका सबका कंपैरिजन करेंगे। फिर हमने क्या किया? अब मुझे बताइए कि ये जो बिजनेस की एसेट्स हैं, इसके मालिक ये लोग होते हैं या वो लोग होते हैं? ओनरशिप किसके पास होती है? शेयर होल्डर फंड, यानी कि, ठीक है, यानी कि शेयर होल्डर प्रोपराइटर भी बनेंगे। प्रोपराइटर भी। तो दूसरी रेशो प्रोपराइटरी रेशो, वो कैसे बनेगी? प्रोपराइटर फंड अपॉन में क्या? टोटल एसेट्स। ऐसे, प्रोपराइटर फंड अपॉन में क्या बनेगा? टोटल एसेट्स। ऐसे, ऐसे प्रोपराइटर्स फंड्स अपॉन में क्या बनेगा? पहली रेशो, दूसरी रेशो, ठीक है। पहली रेशो ये थी आपके पास, फर्स्ट रेशो, दूसरी रेशो, ऐसे करके, ठीक है। दूसरी रेशो कैसे बनेगी ये बनेगी क्या? ये बना ऐसे, इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोपराइटर्स फंड अपॉन में क्या कर रहे हैं हम लोग? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स। ऐसा तो नहीं होगा ना कि शेयर होल्डर जो है वो सिर्फ नॉन करंट एसेट्स के मालिक होंगे, करंट एसेट्स के मालिक नहीं होंगे? भाई दोनों के मिला के होंगे ना।
अभी आप बोलेंगे कि सर आप तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट से, आपने बोला था कि हम करंट को तो लेके नहीं चलेंगे। अरे भाई, जहां तक ओनरशिप की बात है कि तो मुझे करंट भी तो लेनी पड़ेगी ना। और जब मुझे पेमेंट करने की बात आ रही है तो फिर मुझे करंट नॉन करंट दोनों लेके चलना पड़ेगा। इफ आई हैव टू टॉक अबाउट टोटल ऑब्लिगेशन, उसका मतलब करंट और नॉन करंट दोनों होता है। तो मेजोरिटी में हम क्या कर रहे हैं, नॉन करंट की बात कर रहे हैं। दिस इज योर विच रेशो, ये बनी आपकी रेशो नंबर कौन सी है ये, सेकंड रेशो। ठीक है जी, दोनों का कंपैरिजन हो गया। अब ये टोटल एसेट्स है, इसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहा हूं मैं, टोटल एसेट्स का कंपैरिजन किसके साथ कर रहा हूँ, डेट के साथ। किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं टोटल एसेट्स का, डेट के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं टोटल एसेट्स का। तो तीसरी रेशो क्या बनी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। क्या फॉर्मूला बनेगा, सीधा सा फॉर्मूला है, टोटल एसेट्स अपॉन में क्या, डेट। डेट का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग टर्म डेट, बन गया तीन। पहले रेशो क्या, डेट इक्विटी, भूल जाओ कभी भी, अकाउंटिंग क्वेश्चन ड्रॉ कर लेना, तीन तीर चला लेना, हो जाएगा यार। डेट अपॉन में इक्विटी, डेट इक्विटी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो में शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। और टोटल एसेट्स तो कौन सी रेशो, नहीं सिर्फ डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, डेट शब्द हम यूज करेंगे लॉन्ग टर्म डेट के लिए। हाँ ये डेट या लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म, वो इंक्लूड होगा, वो भी इंक्लूड होगा। लॉन्ग टर्म का मतलब होगा नॉन करंट लायबिलिटी का पोर्शन, नॉन करंट लायबिलिटी पूरी इंक्लूड होगी ना, पूरी इंक्लूड होगी। अभी क्या नहीं था, पिछले एग्जाम्पल वही तो किया। ये देखो इस एग्जाम्पल में क्या किया था, अब मैंने हटा दिया वो, अभी किया था। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब है, उसको चलने दो, इसको बंद कर दो, इससे ज्यादा तकलीफ हो रही है, इसको बंद कर दे बस। अब वो नॉर्मल कर देगा थोड़ी देर में। तो क्या है, इसमें हम लोग लॉन्ग टर्म बोरिंग लेके चलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी लेके चलेंगे, करंट लायबिलिटी लेके चलेंगे। है, हाँ ठीक है। करंट तो उधर है ना, डेट का मतलब वो सिर्फ एक्सक्लूसिव, उसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग भी आएंगी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्या चाहिए बोलो, हो गया ये पार्ट, तीसरी रेशो निकल आई। चौथी रेशो पे चलिए, रेशो नंबर 4, उसको कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज, उसको कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब मुझे बताइए, इंटरेस्ट वो भी लॉन्ग टर्म वाला, इंटरेस्ट की जो पेमेंट होती है वो किससे करी जाती है, एसेट्स को बेच के करी जाती है या प्रॉफिट से करी जाती है, बताओ भाई किससे करी जाती है इंटरेस्ट की पेमेंट, प्रॉफिट से। प्रॉफिट भी कौन से वाला, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स और बिफोर डिविडेंड वाला। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ कंपेयर करोगे तो बात ही नहीं बनती। वो प्रॉफिट से हम रॉ प्रॉफिट बोलते हैं, जिसमें से ना इंटरेस्ट माइनस हो, ना टैक्स माइनस हो, ना डिविडेंड। कॉमन सेंस कंपेरेटिव याद करिए, पहले इंटरेस्ट माइनस होता था, फिर टैक्स माइनस होता था, है ना, फिर डिविडेंड लास्ट में होता था। तो क्या है, वो कौन सा इसको कैसे, इसका फॉर्मूला बनेगा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। बुक्स में डिविडेंड नहीं लिखा और इट हैज ऑब्वियस मीनिंग। अपॉन में क्या, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अपॉन में क्या बनता फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। चार फॉर्मूले याद हो गए, डेट अपॉन में इक्विटी, डेट इक्विटी, प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स अपॉन में क्या, डेट। और चौथा फॉर्मूला क्या बना, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये फॉर्मूला बना। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर करें जरा, फॉर्मूला नंबर 5, ये क्या है फॉर्मूला नंबर 5, ये देखिए हमारा ये फॉर्मूला भी हो गया, और टोटल एसेट्स टू डेट, और ये भी हो गया। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड क्या रेशो है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। कैसे निकलेगी वो, सीधा सा फॉर्मूला है, डेट अपॉन में क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, यहाँ देखिए
ये डेट है, ये डेट है पूरा। और इसको इसको मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, इसी रेशो, इसी इसी के अंदर है सब कुछ। ये डेट है, सिर्फ ये वाला डेट। और इसको शेयर होल्डर फंड को मिला दूंगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। तो डेट अपॉन में क्या कर दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड। दैट इज योर फॉर्मूला नंबर 5। तो 5 फॉर्मूले आपने मजे मजे में क्या कर लिए, देख लिए। ये रहा 5वां फॉर्मूला। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन के आसपास घूमे। कभी भूल जाए, अकाउंटिंग इक्वेशन ड्रॉ करिए और याद कर लीजिए। कैसे, डेट अपॉन में इक्विटी, डेट इक्विटी। प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेस, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेस टू डेट। और इंटरेस्ट कवरेज कैसे बनती है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय क्या, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। 5वां फॉर्मूला क्या है, टू कैपिटल एम्प्लॉयड। और आपको मालूम है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलते हैं, और आपको मालूम है डेट क्या है। 5 फॉर्मूले लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के, ठीक है। 3 फॉर्मूले तो देखिए जरा, अगर आपके सामने ये दिख रहे हैं। ये वाला देखिए, ये तो ये तो डोरेमोन की टोपी दिख रही है। यू कैन रिमेम्बर इन दैट वे। 3 फॉर्मूले तो डोरेमोन की टोपी से निकल कर आएंगे। अब ऐसी तो होती है उसकी टोपी। क्या बेकार लोग हो तुम। ये नहीं, नहीं दिख रही। ये देखो, आंखें हटा दूं तो, ये देखो, है ना, ना? चलो याद आ गया बचपन, हटा दो। अबे चला जा भाई। ठीक है, दिस इज फाइन। फॉर्मूले याद हो गए। चलिए अब इनको प्रैक्टिकली पढ़ते हैं और इनके क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। अब एक एक फॉर्मूले को डिटेल में देखेंगे। फॉर्मूला याद हो गया, इसके कंपोनेंट को कैसे में प्लेस करना है वो भी याद हो गया। बस इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करना शुरू करेंगे। देखिए, एक एक फॉर्मूले के अंदर लेके चलते हैं चीजों को। ये रहा पहला, ये रहा, दिस रेशो एक्सप्रेसेस रिलेशनशिप बिटवीन टोटल लायबिलिटीज, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोड फंड। टोटल लायबिलिटी में भी कौन से, लॉन्ग टर्म बोरोड फंड एंड ओनर्स इक्विटी, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड। डेट और इक्विटी का टोटल लायबिलिटी को पढ़ के कंफ्यूज ना हो, टोटल लायबिलिटी के ब्रैकेट में क्लैरिफाई कर रहे हैं। कौन से वाले, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म फंड की बात कर रहे हैं, डेट की और इक्विटी की बात कर रहे हैं। अच्छा सुनो, अब अगर डेट इक्विटी रेशियो क्या है, लो है, यानी कि डेट न्यूमरेटर कम है और इक्विटी ज्यादा है, तो मतलब आपके बिजनेस में कंट्रोल अच्छा है। लेकिन अगर डेट इक्विटी रेशियो हायर हो जाएगी तो उसका मतलब क्या है, आपके बिजनेस में क्या हो रखा है, एक्सटर्नल में सुपरसीड पावर्स इन द बिजनेस। तो ये वाला पार्ट है। हाई रेशियो ऑन द अदर हैंड कंसिडर रिस्की, इससे फर्म को किस पोजीशन में डाल देता है, डिफिकल्ट पोजीशन में। आपको डेट भी पे करना पड़ेगा और आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ओनर्स, एक और चीज देखना, आप लोगों ने शायद अपने स्कूल में वो पढ़ लिया होगा, क्या क्या टॉपिक पढ़ा होगा आप लोगों ने, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा किसी ने, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यानी फाइनेंशियल लेवरेज। ये एक और फायदेमंद चीज होती है। पर्सपेक्टिव ऑफ ओनर्स, डेट कंपोनेंट का होना कैपिटल स्ट्रक्चर में गिव्स यू ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है। तो जब आपका चैप्टर ये पूरा हो जाएगा, अभी रेशो जब मैं कंक्लूड कराऊंगा ना, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्वेश्चन रेशो में डाल के दूंगा, अभी कंक्लूड करते समय क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। 1 मार्कर क्वेश्चन होता है वो। हाँ यहाँ दिखाऊंगा, इसका यूज दिखाऊंगा, इस क्वेश्चन होता नहीं है लेकिन मैंने बना लिया, दिखा दूंगा आपको कैसे होता है, रेशो में कैसे यूज होगा उसका। ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, सीयूटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वो। पर्सपेक्टिव ऑफ ओनर्स, ग्रेटर यूज ऑफ डेट मे हेल्प अर्निंग हायर रिटर्न्स एंड रेट ऑफ अर्निंग्स ऑफ द कैपिटल। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव ओनर मतलब इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद होता है। डेट कंपोनेंट होने से क्या होता है, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है। वो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे बढ़ती है, अभी नहीं। इसको हटा देते हैं यहाँ से, आगे चलते हैं थोड़ा सा। इफ डेट कंपोनेंट ऑफ द टोटल फंड्स एम्प्लॉयड इज स्मॉल कंसिडर फ्यूज, ये ठीक है। नॉर्मली हिंदुस्तान में ये रेशो 2:1 मानी जाती है। डेट यानी लॉन्ग टर्म डेट है, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड है। शेयर होल्डर फंड निकालने के तरीके हम लोग कई बार सीख चुके हैं। और अब आपने बोला था ना डेट का मतलब क्या क्या होता है, देखो सब कुछ आ गया। डेट में क्या इंक्लूड हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंक्लूड हो गई। कौन कौन सी, डिबेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन, अदर लोन्स एंड एडवांसेस।
लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी, प्रीमियम पेबल, रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम पेबल, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सब इंक्लूड होते हैं। हाँ, वो तो फिक्टिशियस एसेट्स होती है ना। वो फिक्ट वो तो नेट दिखता है। देखो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट्स में से माइनस प्लस होके दिखेगा कुछ, वो नहीं होता यहाँ पर, तो सेंस ही नहीं बनता। ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, या नेट वर्थ भी कहते हैं शेयर होल्डर फंड को। और ये हमने शुरू शुरू में फर्स्ट क्लास में अच्छे से समझाया था आपको, कैसे कैलकुलेट होते हैं। इक्विटी रिजर्व को जोड़ दिया जाए, इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व को जोड़ दिया, शेयर होल्डर फंड बनता है। शेयर होल्डर फंड कैसे बनता है? इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व को जोड़ दिया जाए, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर जाए तो निकलेगा शेयर होल्डर फंड, टोटल एसेट्स में से टोटल डेट माइनस कर दिया जाए तो निकलेगा शेयर होल्डर फंड। याद है सारा का सारा? या नॉन करंट एसेट्स, वो सब हटा के करंट एसेट्स जोड़ दूं तो टोटल एसेट्स, माइनस कर दूं नॉन करंट लायबिलिटी, और माइनस कर दूं करंट लायबिलिटी, वही चीज है। बार बार उसी चीज को नए नए थाली में परोस रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर क्या माइनस कर दें, नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दें, तो भी क्या निकल आएगा? शेयर होल्डर फंड निकल आएगा। ये जरूर ध्यान रखना है जरा। हालांकि ये आपको से पूछा नहीं जाता, बट दिस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये चीजों को ध्यान रखते, ये चीजें हमारी क्या होती है, एक्सक्लूड करके चलते हैं। कैपिटल एडवांस, ये है वो एडवांस जो आपने फिक्स एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के लिए दिया है। ठीक। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ये कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट ही नहीं बनते हैं। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं बनेंगे तो शेयर होल्डर फंड की कैलकुलेशन में यूज ही नहीं होंगे। भाई ये तो देखिए, एसेट साइड से इन्हें हटा देते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड से इन्हें माइनस कर देते हैं, तो इनका तो कोई रोल ही नहीं है। ये देखो ना, ये रहा शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड वाले नॉन ट्रेड एसेट्स, एनए लिखा हुआ है। एनए का मतलब क्या है? बोर्ड के एग्जाम में नहीं आना है, लेकिन सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के चलेंगे कि अगर कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास गिवन है, इधर देखिए, तुम उधर से कंफ्यूजन मत पालो, यहाँ देखो। हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड ये है, देखो यार, ये है कैपिटल एम्प्लॉयड। इज दैट ओके? दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो शेयर होल्डर फंड आया और क्या आया? नॉन करंट लायबिलिटी है। फिर बची आपके पास क्या? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स से माइनस कर करंट लायबिलिटी। और जब टोटल एसेट्स की कैलकुलेशन करी, तो क्या किया? वो फिक्टिशियस कैपिटल एडवांस, फिक्टिशियस वाला पार्ट तो यहाँ भी नहीं, यहाँ से बैठ गया। ठीक है। इसलिए तो इसीलिए आपको इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन लग रहा होगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने क्या कर दिया, नॉन करंट लायबिलिटी तो माइनस कर दी। अब आप इधर देखिए, दोबारा से देखिए। अब मान लो मुझे शेयर होल्डर फंड निकालना, तो मैं क्या करूंगा? शेयर होल्डर, मुझे सिर्फ ये पोर्शन चाहिए, तो क्या करा मैंने? देखिए ध्यान से समझना। वो जो मेरे पास कौन सा वाला पोर्शन था, नॉन करंट एसेट्स वाला पार्ट था ना, ये वाला पार्ट, टोटल एसेट्स में से क्या पार्ट करा हमने माइनस? ये वाला पार्ट हटा दिया। और जो ये पार्ट बचा हुआ था, जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो क्या करते हैं? एसेट साइड से सोचिए, टोटल एसेट्स लिए, फिक्टिशियस कैपिटल एडवांस, नॉन ट्रेड एसेट्स माइनस कर दी, हट गया, वो तो किनारे हो गया। तो क्या बचा? सिर्फ यही वाला पार्ट बचा ना। ठीक है। इनको हटाने के बाद, इनको हटा दिया यहाँ से हमने, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? नॉन करंट एसेट्स बची, करंट एसेट्स बची, टोटल एसेट्स, और उधर से करंट लायबिलिटी माइनस कर दी। और जो टोटल एसेट्स थी, उसमें से वो फिक्टिशियस और नॉन ट्रेड वाले पार्ट को भी हटा दिया, हट गया। तो मेरे पास ये एसेट्स का वो प्योर पोर्शन बचा, उसमें से मैंने करंट लायबिलिटी माइनस कर दी। दैट विल बी इक्वल टू दिस। ठीक। अब हमारे क्वेश्चन में यहाँ क्या लिखा है कि शेयर होल्डर फंड निकालना है, और कौन सी वाली अप्रोच से निकालना है? इस वाली अप्रोच से निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड वाली। ये कैपिटल एम्प्लॉयड का पोर्शन है मेरे पास, ये वाला टोटल। इसमें से क्या माइनस कर दूं? ये वाला माइनस कर दूं। और वो जो पोर्शन यहां से हटाया था, कौन सा वाला? नॉन ट्रेड वाला। हाँ, वो इधर तुम्हें समझ में आएगा, रुक जाओ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए, आई जस्ट शो यू, होल्ड करना। अभी नहीं समझ में आएगा, यहाँ समझ में आएगा, देखिए। अरे कंफ्यूजन मत पालो, ये देखो दिखा रहा हूँ। एक मिनट रुक जा, बस एक मिनट रुक जा। हाँ, इधर देखो यार, सी दिस पार्ट। आपने क्या किया, इसको देखिए, अब आपको समझ में आएगा। हमने ये पोर्शन उठाया, ये वाला, ये पोर्शन क्या है मेरे पास? शेयर होल्डर फंड, लायबिलिटी साइड अप्रोच से क्या किया?
नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करी यहां से, और माइनस कर दिया नॉन ट्रेड एसेट्स। समझ पाए क्यों माइनस किया नॉन ट्रेड एसेट्स? ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारे पास है, ठीक है। और इसको यहाँ देखिए, तो मैंने क्या किया, इसको पूरा जोड़ा, इसको पूरा जोड़ा, और यहाँ से हटा दिया ना आइटम को, यहाँ से हट निकाल दिया, निकाल के कहाँ चले गए, उस तरफ चले गए। एसेट्स के आइटम अगर लायबिलिटी साइड में जाएगी तो माइनस ही तो होंगे। इज दैट क्लियर नाउ? ये शेयर होल्डर फंड, ये क्या नॉन करंट लायबिलिटी। अभी मैंने बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी होता है। ठीक है जी, यही तो होता है। लेकिन हमने, क्योंकि हम नॉन ट्रेड एसेट्स को ट्रीट नहीं कर रहे थे, यहाँ से तो माइनस होती है नॉन ट्रेड, तो ये इंक्लूड ही नहीं होती है। यहाँ से उठेंगे तो कहाँ जाएंगे, लायबिलिटी साइड में जाके माइनस से तो होंगी। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, जो कि सीयूटी में ध्यान रखना है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन ट्रेड एसेट्स, फिक्टिशियस वगैरह, वो माइनस होती है। और हम अपने सीबीएसई के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोल रहे हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन इसमें नॉन ट्रेड एसेट्स भी माइनस होती हैं। ठीक है जी। अब आप देखिए ये फॉर्मूला, ये है शेयर होल्डर फंड, क्या माइनस प्लस क्या नॉन करंट लायबिलिटी, क्या माइनस कर दिया नॉन ट्रेड एसेट्स। अब जरा सोचो, अब मुझे सिर्फ ये निकालना है, और मुझे क्या गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। क्या गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में मैं खड़ा हूँ, इस वाले को प्लस करूंगा, इस वाले को माइनस करूंगा, तो क्या निकल आएगा, ये निकलेगा। वही तो था उस जगह पे। आपको ये कंफ्यूजन हो रहा था कि नॉन ट्रेड एसेट्स को प्लस क्यों कर रहे हैं, दैट इज द रीजन। कैसे निकला कैपिटल एम्प्लॉयड, ये प्लस नॉन करंट माइनस नॉन ट्रेड एसेट्स इज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, और मुझे शेयर होल्डर फंड निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, नॉन करंट नॉन ट्रेड एसेट्स को जोड़ूंगा, और क्या नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस करूंगा। ठीक है जी। अब आप देखिए इस फॉर्मूले को, ये आपके सामने दोबारा से आ रहा है फॉर्मूले की। हाँ ये रहा, ये रहा, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला, इसकी बात कर रहा था मुझे। समझ में आया क्यों कर रखा नॉन ट्रेड एसेट्स माइनस। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीयूटी पॉइंट ऑफ, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं पूछेंगे ये चीज आपसे। और नॉन ट्रेड एसेट्स क्या होती है ये आपको मालूम होना चाहिए। सीयूटी में क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन करंट एसेट, नॉन ट्रेड एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और नॉन ट्रेड एसेट्स होने में फर्क है। नॉन ट्रेड एसेट्स किसको बोला जाएगा, दोबारा देखिएगा, ऐसा पैसा जो आपने बिजनेस में लगाया लेकिन ब्लॉक पड़ा है। इधर देखिए निहार का, कैपिटल एडवांस, आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए इंटेंजिबल एसेट्स के लिए पैसा डाल दिया, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट वाला पार्ट भी आ गया। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, याद है जब हम गुडविल में करते थे तो भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं इनको यूज करते थे। और ये 56 एसेट्स तो वैसे ही माइनस होनी होती है, ये वाला पार्ट। दैट वाज योर विच रेशो, डेट इक्विटी प्रोप्राइटरी रेशो आ जाइए। इक्विटी, अब इसका नाम देखिए, इक्विटी एसेट्स रेशो भी बोलते हैं, रेशो ऑफ नेटवर्थ टू टोटल एसेट्स भी बोलते हैं, और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी रेशो भी बोलते हैं। ये सिनोनिम्स आपको मालूम होने चाहिए, दे आर वेरी मच गिवन इन द एनसीईआरटी, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। ये रेशो बताती है किस एक्सटेंट तक शेयर होल्डर बिजनेस के मालिक हैं। क्या हुआ, शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। अब ये रेशो ज्यादा अच्छी होगी या कम अच्छी होगी, मतलब हायर द रेशो इज गुड या लोअर द रेशो इज गुड। चलो देखते हैं। दिस रेशो हाईलाइट द जनरल फाइनेंसिंग पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। आपके पास क्या टोटल एसेट्स, और आपके पास शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड आपने न्यूमरेटर में रखा, एसेट्स नीचे रखी। ठीक है जी। 50% रेशो क्या मानी जाती है, अगर रेशो 50% या उससे ज्यादा तो अच्छी मानी जाएगी, वरना कम हो जाएगा। देखिए आपके पास शेयर होल्डर फंड है मान लो 50 लाख करोड़ लाख का, और नीचे क्या है, नीचे टोटल एसेट्स है 1 करोड़ की। हाँ ठीक है। दिस रेशियो इज इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स टू सम एक्सटेंट टू क्रेडिटर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर फंड इंडिकेट दैट रिलेटिवली लिटिल डेंजर ऑफ वाइंडिंग अप, उसका फायदा मिलता है आपको। दिस रेशियो शुड बी नॉर्मली मोर देन 50% ऑफ द साउंडनेस ऑफ द बिजनेस, करंट रेशियो के साथ अच्छी मानी जाती है। हायर द रेशियो बेटर फॉर ऑल, इसके लिए कंसर्न के लिए। ठीक है, शेयर होल्डर फंड जितना ज्यादा उतना आपके लिए क्या है, बढ़िया है। क्योंकि अगर शेयर होल्डर फंड कम है तो फिर डेट कंपोनेंट ज्यादा होगा, और डेट कंपोनेंट ज्यादा होना टोटल एसेट्स की फिर क्या हो जाएगी, उसकी होल्डिंग किसकी, आउटसाइडर की बढ़ने के चांसेस बनते हैं। तो द रेशियो बिलो 50%, ये अलार्मिंग सिचुएशन है आपकी, क्योंकि मालिक लोग क्या कर रहे हैं, फिर बिजनेस से अपना होल्ड लूज करते जा रहे हैं। कैसे निकलता है, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन में टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड टोटल शेयर होल्डर इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स। दैट वाज योर विच रेशो,
सेकंड रेशो। थर्ड रेशो है टोटल असेट्स टू डेट रेशो। क्या रेशो है? टोटल असेट्स टू डेट रेशो। दिस रेशो इज अ वेरिएशन ऑफ डेट इक्विटी रेशो। टोटल असेट्स का ही मतलब वेरिएशन हमने लेके चले। अच्छा, दिस रेशो, ये प्योर रेशो 1:2 की, 3:2 की, उसी रेशो में एक्सप्रेस करी जाती है। और हायर रेशो इंप्लाइज लोअर डेट्स। कैसे भाई? टोटल एसेट्स अपॉन में डेट है, जितनी रेशो बड़ी है, ज्यादा है, उतना एसेट्स ज्यादा है और डेट कम है, तो ये रेशो क्या मानी जाती है? बढ़िया मानी जाती है बिजनेस में। रेशो डिक्लाइन हो जाएगी तो क्या होगा? रिस्की फाइनेंशियल अफेयर पता चलते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, टोटल एसेट्स को कैलकुलेट करते समय इस रेशो में आपको लूज टू स्टोर्स एंड स्पेयर्स को करंट एसेट्स से माइनस नहीं करना है। ध्यान रखना, टोटल एसेट्स मतलब पूरी टोटल एसेट्स, पूरी टोटल एसेट्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये नॉन ट्रेड एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स तो हमेशा माइनस करनी ही करनी है, इसमें कोई परेशानी नहीं। टोटल एसेट्स अपॉन में लॉन्ग टर्म डेट आ गया। लॉन्ग टर्म डेट के अंदर क्या क्या आया था बताया था? नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स वगैरह सब आते हैं। हाँ, इसमें नहीं, इसके अंदर नहीं कर रहे हैं हम उसको। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, to which extent an organization is comfortable to pay off its long term interest obligations, ये वाली रेशियो। ये रिलेशनशिप बताती है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड पेबल ऑन द लॉन्ग टर्म डेट्स। सिंस इंटरेस्ट इज द चार्ज ऑन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट टेकन टू कैलकुलेट द रेशियोज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर डिविडेंड भी है, तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स ये कहलाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज देखिए जरा ध्यान से, ये बड़ा क्रूशियल है भाई समझना इस वाले पार्ट को। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं एक इलस्ट्रेशन की मदद से समझा रहा हूँ आपको कैसे। यहाँ देखिए, आप सब जानते हैं हमारे पास क्या होता है? नेट सेल्स होता है। एवरीबडीज ओके, नेट सेल्स। ये माइनस कर देते हैं हम लोग क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये भी काम आएगा। ये क्या निकला हमारे पास? ये ग्रॉस प्रॉफिट। एवरीबडीज ओके, ग्रॉस प्रॉफिट निकला, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया, क्या माइनस किया इसमें से हमने? अरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करे, याद है? तो क्या निकला हमारे पास आंसर? क्या निकला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला। ठीक, लिखना नहीं है इसको, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिए, माइनस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, क्या निकला? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला। अच्छा सुनना, ये जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म डेट वाला, वो यहां से माइनस हो गया। ये नॉन ऑपरेटिंग वाला है। इंटरेस्ट ऑन डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो यहां से माइनस हो चुका है। तो ये प्रॉफिट कौन सा है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स है। ठीक है जी, माइनस टैक्स कर दिया, प्लस रिफंड ऑफ टैक्स कर दिया। अगर कभी रिफंड ऑफ टैक्स भी आया तो मान लो प्लस कर दिया उसको। क्या आया? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। ठीक है, माइनस फिर क्या करते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड माइनस करा, क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। ध्यान से सुनना, आफ्टर क्या है ये? इंटरेस्ट, टैक्स एंड क्या है? डिविडेंड। इज दैट ओके? अब सुनो ध्यान से, अगर क्वेश्चन लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड, तो ऑब्वियस मीनिंग क्या होगा? इट इज आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। ये देखो ये लिखा हो, ये देखिए ये रहा। नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड मीन्स इट इज आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स, आफ्टर डिडक्टिंग डिविडेंड। तो अगर मुझे बिफोर इंटरेस्ट टैक्स करना है तो पहले क्या करूंगा? पहले डिविडेंड जोड़ूंगा, फिर क्या एड बैक करूंगा? टैक्स, फिर क्या एड बैक करूंगा? इंटरेस्ट। दिस इज फाइन। अच्छा, इधर चलिए। अब अगर मैं यहां बैठा हूं, ये इसका मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अगर मुझे बिफोर बनाना है तो पहले क्या करूंगा? टैक्स जोड़ूंगा, फिर क्या जोड़ूंगा? इंटरेस्ट जोड़ूंगा। सीधा एक्सप्रेशन ये। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब क्या है? इट इज आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स बट बिफोर डिविडेंड। डिविडेंड तो भूल जाइए, उसे एडबैक नहीं करना। क्या एडबैक करना है यहाँ पर? पहले टैक्स जोड़ेंगे, फिर क्या जोड़ेंगे? इंटरेस्ट। अच्छा, इस पोजीशन पे आइए, इस जगह पे, ये वाली पे। इसका मतलब क्या है? बिफोर टैक्स मतलब आफ्टर इंटरेस्ट। बिफोर तो टैक्स को तो भूल जाइए। अगर आपको बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड बनाना तो सिर्फ क्या जोड़ना पड़ेगा? इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा। सीधा एक्सप्रेशन ये। क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट मतलब क्या है? ओनली इंटरेस्ट हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट, टैक्स एंड डिविडेंड इज येट टू बी डिडक्टेड। यहाँ ऑपरेटिंग का वो तो हमारा
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आएगा ना ऑपरेट, उसमें इसमें नहीं इस्तेमाल होगा, हम तो सॉल्वेंसी रेशियो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक जगह पे हमें इसकी जरूरत पड़ती है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड के लिए, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड लिखा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड भी ऐड बैक करना है, टैक्स भी ऐड बैक करना है, और इंटरेस्ट भी ऐड बैक करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऐड करना है। ये नहीं कि कभी भी पहले टैक्स ऐड कर दो फिर नहीं, ऐसा नहीं। पहले डिविडेंड ऐड होगा, फिर टैक्स ऐड होगा, फिर इंटरेस्ट ऐड होगा। अगर लिखा है आफ्टर टैक्स, इसका मतलब टैक्स को ऐड बैक करना है और इंटरेस्ट को ऐड बैक करना है। और अगर लिखा आफ्टर इंटरेस्ट तो सिर्फ इंटरेस्ट। और अगर बिफोर इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब, बिफोर इंटरेस्ट का मतलब ना इंटरेस्ट माइनस हुआ, अब जब इंटरेस्ट ही नहीं माइनस हुआ तो ना टैक्स माइनस होगा ना डिविडेंड माइनस होगा। इज दैट क्लियर? ये बड़ा परेशान करता है लोगों को, इसका ध्यान देना है। तो आई थिंक दिस एक्सप्रेशन विल ऑलवेज हेल्प यू कि आपको क्या निकालना, और इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है हमारी, इस जगह पे पड़ती है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालते समय जरूरत पड़ती है सर, और कहीं जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन आफ्टर टैक्स दे रखा होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, टैक्स को ऐड करना है, इंटरेस्ट को ऐड करना है, बिफोर टैक्स बनाना है, फिर इंटरेस्ट तो निकल ही जाता है क्वेश्चन में। ऐसा चलता है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो हमारे पास है। ये रेशियो किसकी बताती है, लॉन्ग टर्म डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड की रेशियो बताती है। ये रेशियो इंडिकेट करती है प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लेंडर्स, उसको बताते हैं। हायर रेशियो रिस्की बिजनेस अफेयर्स को बताती है। क्यों? डेट कंपोनेंट बड़ा और कैपिटल एम्प्लॉयड छोटा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड किससे फाइनेंस हुई है, डेट से। इसका मतलब रिस्की अफेयर है आपका। डेट कंपोनेंट हमेशा अच्छा, देखिए कब होता है डेट कंपोनेंट अच्छा, अगर आपका प्रॉफिट का रेट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या हो, ज्यादा हो, तब फायदेमंद है। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट जो है, आपकी आरओआई जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर वो इंटरेस्ट रेट से क्या कम है तो आप डूबे हैं, फिर डूबे डूबे गाना गाओ ये वाला, बेकार हो जाएगा। द लोअर दिस रेशियो इज बेटर फॉर द लॉन्ग टर्म लेंडर्स बिकॉज हायर ऑफ सेफ्टी कवर है, ठीक है जी। और लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है, उसको मैं पहली क्लास में अच्छे से समझा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है जी। अच्छा, एक छोटा सा मैं इंडिकेटर दिखा रहा था आपको यहाँ पर, ये इसको देखिएगा जरा। वो जो अभी क्वेश्चन मैंने बोला था ना, डेट इक्विटी, अब आपको यहाँ अब जैसे जैसे डेट इक्विटी आ गया, अभी इसमें क्वेश्चन पूछा था ना, डेट डेट के अंदर ये भी आएगा, ये भी आएगा, दिख रहा है। डेट का मतलब सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी नहीं, उसके अंदर और भी सारे कंपोनेंट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी जुड़ेगी, क्या जुड़ेगी, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ठीक है। और डेट ये हो गया, और इक्विटी कैसे निकलेगी भाई अब, याद करो। टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दूं, डेट। भूल गए फॉर्मूला, ये देखो, ये देखो यहाँ, ये टोटल एसेट्स है, इसमें से ये डेट माइनस कर दो तो क्या बचेगा, इक्विटी तो बचेगा, बच गया ना। सो दैट इज हियर, ये रहा देखो। ये मेरे पास क्या आ गए, ये मेरे पास, ये तीनों मिला दूंगा अगर मैं तीनों, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, टोटल डेट एक्सटर्नल बन जाएगा। और टोटल एसेट्स में से टोटल डेट एक्सटर्नल माइनस कर दूंगा तो क्या निकलेगा, इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड निकल आएगा। तो शेयर होल्डर फंड निकला आपके पास, ठीक है, और डेट आपके पास ऑलरेडी है, यू विल गेट द आंसर। लेकिन इसे दिखाने का पर्पस नहीं था, मेरा पर्पस दिखाने का दूसरा वाला था। आई जस्ट शो यू। हाँ, पर वो शॉर्ट टर्म होता है ना। सुनो, टोटल डेट अगर मैं बोलूँ तो उसमें नॉन करंट और करंट दोनों होता है, और सिर्फ डेट मतलब नॉन करंट है। अंडरस्टैंड, सिर्फ डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी है। टोटल डेट का मतलब क्या है, नॉन करंट प्लस करंट दोनों है। सिर्फ डेट का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म डेट। अब यहाँ देखिएगा आपको, वो जो मैं क्वेश्चन बता रहा था नेट प्रॉफिट वाला, वो मैं दिखाना चाह रहा था आपको अभी यहाँ पर। ये भी नहीं है अभी, इनको करेंगे हम अगली क्लास में। ये रहा देखो यहाँ पर। अब जैसे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख है, तो कुछ नहीं, 5 लाख रखना है, काम हो गया आराम से। और क्या बोला है, इंटरेस्ट वाला पार्ट ये था, छोड़ दीजिए। देखो ये देखो यहाँ क्वेश्चन, लोन फ्रॉम बैंक 10% है, तो इंटरेस्ट कितना होगा, 10 लाख का 10% इंटरेस्ट इज 1 लाख। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, बिफोर टैक्स का मतलब क्या है, इज बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बिफोर इंटरेस्ट टैक्स बनाना पड़ेगा। आप देखिए क्या किया क्वेश्चन ने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 लाख है, उसमें इंटरेस्ट जोड़ा, और क्या बनाया, बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स बनाया। क्या, दोबारा बोलो। भाई सुन,
ना लिखा पर एनम, छोड़ दिया यहाँ पर, लिखा है 10% बैंक लोन, इसका मतलब भी सेम है, इट हैज सेम मीनिंग। नहीं लिखा पर एनम, 10% डिबेंचर का मतलब पर एनम ही है, वो रेट नहीं लिखेगा, फ्लैट पर एनम ही होता है वो। ऐसा इस तरह के क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, लॉन्ग टर्म डेट है, और टैक्स रेट 40% है। क्या करना पड़ेगा मुझे? पहले क्या ऐड करना पड़ेगा? टैक्स, फिर क्या ऐड करना पड़ेगा, और फिर कब बनेगा बिफोर टैक्स। ठीक है जी, ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको लोग एक्स के तरीके से करते हैं, बिना एक्स के तरीके से, ये मैं करके दिखाऊंगा कैसे बनता है। अगर यहाँ बिफोर टैक्स दे रखा होता तो मैं सिर्फ इंटरेस्ट ऐड बैक करता, आफ्टर टैक्स से तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टैक्स भी जोड़ना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी जोड़ना पड़ेगा, तब मेरा आंसर निकलेगा इस जगह पे। ऐसा है, ये क्रिटिकल पार्ट बनता है, और एग्जाम में ये कब 2016 में आया हुआ है। 3 पार्ट का क्वेश्चन है, और कितना बड़ा काम हो रहा है देखो। ये मैं इस क्वेश्चन को 3 तरह से करके दिखाऊंगा आपको, आई शो यू 3 मेथड से, यूनिटरी से, इससे, और शॉर्टकट से। जैसे भी आपको ठीक लगे वैसा करना, ठीक है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो तो आपके पास फिर वही सब है, डेट में क्या क्या जुड़ रहा है, डेट कैसे निकलता है, डेट कैसे निकलता है, ये आप देख रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के अप्रोच से चल रहा है सारा कुछ। ये सब के सब हमने नोट्स में बहुत डिटेल में दे रखा है, तो आपको पढ़ना है, उसको देखना है। और ये वाला ज्यादा टाइम जो लगता है ना, इसी में लगता है बस। उसके बाद एक्टिविटी रेशियो बहुत आसान है, और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी तो मतलब 15 मिनट का। ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाला पार्ट, इसी से मैं भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बता दूंगा अभी सारी, इसी फॉर्मूले से सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आ जाएंगी। बता दूं? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सो इसको वाइंड अप करते हैं अभी। इलस्ट्रेशंस आपके पास है, उन्हें आपने करना है। और अभी अगली, इसके तुरंत बाद मैं इशू शेयर्स लेके चल रहा हूँ, आप बैठे हैं अगर आपको करना है तो। इसको वाइंड अप कर रहे हैं।